वेलकम टू एसआरए क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने क्लास 11th के नमक का दारोगा नामक पाठ का कुछ भाग की व्याख्या की और उसको समझने की कोशिश की। इस वीडियो में हम उसी का ही बाकी बचा हुआ हिस्से को कवर करेंगे और उसकी व्याख्या करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। यहाँ पर ये कह रहा है कि दुनिया तो भले ही सोती हो लेकिन बात एक ना एक के पास से दूसरे के पास तुरंत पहुंच जाती थी। ऐसा लगता था कि दुनिया की जीव सोती ही नहीं, मतलब एक दूसरे को बताने में, बात बताने में ही व्यस्त है। इतनी तेजी के साथ खबर एक दूसरे के पास पहुंच जाती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। पंडित लोपीदीन को गिरफ्तार हो गया था तो सभी लोग उन्हीं ही के बारे में बातें कर रहे थे, उन्हीं के बारे में तरह तरह की टिप्पणियां दे रहे थे। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार ने अब पापी का पाप कट गया। यानी जो पंडित लोपीदीन ने जितने भी दुष्कर्म किए थे, धोखाधड़ी की थी, सब उसका बदला, मतलब अब पकड़े गए तो सभी निंदा कर रहे हैं पंडित लोपीदीन की। ऐसा लग रहा है कि मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला गवाला, कल्पित रोजनामाचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभिव्यक्त होकर कांस्टेबल के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में गालीन और शोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले थे तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होगी, भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा। मतलब पंडित लोपीदीन को गिरफ्तार कर लिया गया। इन पंक्तियों में उस समय का वर्णन है जब पंडित लोपीदीन को दरोगा वंशीधर नमक की तस्करी करने के आरोप में हिरासत में ले लेता है। यह कार्य रात में हुआ था, पर दिन चढ़ते ही सबकी जुबान पर पंडित अलोपीदीन द्वारा नमक की तस्करी करने के आरोप में हिरासत में लिए जाने की चर्चा जोरों पर थी। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी यही बात कह रहे थे। वे सभी पंडित जी की इस प्रकार की तस्करी करने के कार्य पर तरह तरह की टीका टिप्पणी कर रहे थे, उनकी सभी निंदा कर रहे थे। उन्हें लग रहा था जैसे संसार अब पंडित जी के पापों से मुक्त हो गया हो तथा उन्हें उनके पापों का दंड मिल गया हो। आगे चलते हैं। किंतु अदालत में पहुंचने में देर हुई। पंडित लोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, मुख्तार उनके आज्ञापालक और अर्दली, चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। मतलब उनका रोब इतना था, उनका ओरा इतना था कि वकील भी उन्हीं की बात मानते थे। उनके आज्ञापालक, उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो गए, मतलब चौंक गए। इसलिए नहीं कि लोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। पहले कभी किसी दरोगा की, कभी किसी अधिकारी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वह पंडित लोपीदीन को अपने कब्जे में ले ले। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। सभी दोनों तरफ के साइड ने अपना अपना वकील नियुक्त कर लिया। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे किंतु लोभ से डावाडोल। ये भी नहीं पता था कि कब लालच आ जाए। यहां तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर खिंचा हुआ दिख पड़ता था। मुंशी जी को
पता था कि शायद हो भी सकता है और ना भी। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? यहां जहां पक्षपात हो वहां न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपने दस्तावेज में लिखा, अब यहाँ पर जो है पंडित जो फैसला हुआ वो बताया जा रहा है। पंडित लोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और वर्मात्मक है। वह एक बड़े भारी आदमी है। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्हें थोड़े से लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यह बातें अब अदालत में कही गई है। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशीधर का अधिक दोष नहीं, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उनकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुस को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न है कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक के मुकदमे की बड़ी हुई नमक हलाली ने उनके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। मतलब अब जो फैसला हुआ वो भी पंडित अलोपीदीन की तरफ ही हुआ। चलिए इसको समझते हैं। इन पंक्तियों में उस समय का वर्णन किया गया है जब दरोगा वंशीधर पंडित अलोपीदीन को नमक की तस्करी करने के आरोप में न्यायालय में प्रस्तुत करते हैं। न्यायालय की प्रक्रिया में मुंशी वंशीधर को लग रहा था कि यहाँ उचित रूप से न्याय नहीं हो रहा था। यह था तो न्यायालय, परंतु यहाँ के सभी कर्मचारी अलोपीदीन के पक्षपाती दिखाई दे रहे थे। ऐसे पक्षपाती वातावरण में न्याय की सभी संभावनाएं समाप्त हो जाती है। ऐसे वातावरण में न्याय होगा इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा जल्द ही समाप्त हो गया तथा डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपने निर्णय में लिखा कि पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध सभी प्रमाण गलत तथा भ्रम उत्पन्न करने वाले हैं। वे एक बहुत बड़े सम्माननीय व्यक्ति है। वह कल्पना भी नहीं की जा सकती कि थोड़े से लाभ के कारण ऐसा तस्करी जैसा बुरा कार्य किया हो। अब आगे पढ़ते हैं। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। मतलब जो वकील थे वे भी पंडित अलोपीदीन की तरफ ही थे। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। सज्जन बांधवों ने रुपये की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक को हिला दिया। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर उसके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। अब जो मुंशी वंशीधर है उनको लोग टोंट करने लगे। चपरासियों ने सर झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं है। लेखक कहता है कि पंडित लोपीदीन ने अपने धन के बल पर तमाम गवाह और सबूत अपने पक्ष में कर लिए थे। फलतः अदालत ने मुकदमे का फैसला पंडित लोपीदीन के पक्ष में सुनाया। अदालत का फैसला सुनकर उनके वकील प्रसन्नता के मारे उछलने लगे। स्वयं पंडित अलोपीदीन बाइज्जत बरी होकर मुस्कुराते हुए अदालत से बाहर आए। इस अवसर पर उनके सज्जनों भाई बंधुओं ने उनके बहुत सा रुपया प्राप्त किया। स्वयं पंडित जी की उदारता का सागर भी उमड़ पड़ा। उन्होंने दिल खोलकर रुपया खर्च किया। उसकी उदारता के सागर की लहर के न्यायालय तक की नींव को हिला ली। दूसरी ओर जब दरोगा वंशीधर अदालत से पहले बाहर निकले तब चारों तरफ से लोग उन पर व्यंग बाणों की बरसात करने लगे, अर्थात उनका उपहास करने लगे। चपरासियों ने हालांकि उन्हें झुक झुक कर सलाम किए। व्यंग बाणों के आहत होने के बावजूद दरोगा वंशीधर की शारीरिक भाषा ऐसा संकेत कर रही थी कि मानो उनमें गर्व औपरूपी अग्नि प्रज्वलित हो रही हो। लेखक कहता है कि चूंकि दारोगा वंशीधर अपने धर्म एवं ईमान पर कायम थे, अतः वे मुकदमा हार कर भी इस तरह कड़कर चल रहे थे कि शायद मुकदमा जीत कर भी इस तरह कड़कर नहीं चल पाते। आज अदालत से बाहर आते हुए उन्हें संसार का दुखद एवं विचित्र अनुभव हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि आज संसार में चाहे वह न्याय हो
विद्वता हो, लंबी चौड़ी उपाधियां हो, बड़ी बड़ी दाढ़ियां एवं ढीले चोंगे वाले लोग, यहाँ पर जो बड़ी बड़ी दाढ़ी और ढीले चोंगे वाले लोग क्या है, न्यायाधीश हो, सब कुछ बिकाऊ हो गया है, भ्रष्टाचार हो चुका है। अतः इनसे आज कोई भी सच्चे सम्मान का हकदार नहीं है। वंशीधर से बेर बैर मोल लिया था, उनका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से 1 सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचो। मतलब अब जो मुंशी वशीधर थे वे अपनी जॉब से हटा दिए गए। कार्य परायणता का दंड मिला, बेचारे भग्न हृदय शोक और खेद से व्यथित घर को चले। अब जो मुंशी वशीधर है वे नौकरी से हटा दिए गए हैं और अब अपने घर चल दिए, नौकरी से हट गए। बूढ़े मुंशी जी को पहले से ही कुड़ बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इनसे न सुनी। सब मनमानी करता है, हम तो कलावार और कसाई के तगादे सहे बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहां बस वही सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया और आप ईमानदार बनने चले। अब ये जो इतनी बात है, यहां से यहां तक की जो इतनी बात है, ये मुंशी वशीधर के पिता कह रहे हैं उन्हें, मुंशी वशीधर को मुंशी वशीधर के पिता कह रहे हैं ये बात के तुम ईमानदार बनने चले थे, इतने उसको खरी खोटी सुना रहे। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारत गया। उसके थोड़े ही दिनों के बाद जब मुंशी वशीधर इस दुर्व्यवस्था में घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ डालूं। अब ये गुस्सा हो गया मुंशी वशीधर के पिताजी। बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे, क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कहीं, और यदि वंशीधर वहां से टल न जाते तो अवश्य ही क्रोध विकट रूप से धारण करता। मतलब अगर जो वंशीधर वहां से नहीं जाते तो शायद क्रोध, पिताजी का क्रोध और भी ज्यादा बड़ा रूप ले लेता। वृद्ध माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। उन्होंने अपने बच्चे के लिए इतनी यात्राएं की थी। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह से बात भी नहीं की। इसी प्रकार 1 सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। अपने घर में बैठकर बूढ़े मुंशी जी राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उसके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछिए बैलों की जोड़ी, मतलब दो, उनकी गर्दनों के में नीले धागे, सींगे सींगे पीतल से जुड़ी हुई। कई नौकर लाठियां कंधे पर रखे साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े। देखा तो पंडित अलोपी दीन है। झुककर दंडवत की ओर लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपने, आपके चरण इस द्वार पर आए। अब जो मुंशी जी है, मुंशी वशीधर के पिताजी, वे कहने लगे, आप हमें पूज्य देवता है, आपको कौन सा मुंह दिखावे। मुंह में तो कलिख लगी हुई है, किंतु क्या करे, लड़का अभागा कपूत है। ये बातें उसके मुंशी वशीधर के पिताजी कह रहे हैं पंडित अलोपीदीन को। नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे, ऐसी संतान न दे। अब वे अपने बेटे को ही उल्टी सीधी सुना रहे। अलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर अपनी ऐसे संतान को और क्या कहूं। अलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुलहित और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। अब ये पंडित अलोपीदीन कह रहे हैं कि इस संसार में ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज्यादा कम है, बहुत कम है ऐसे व्यक्ति इस संसार में जो ईमानदार हो। पंडित लोपदी ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी से खुशामद न समझिए। खुशामद करने से के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार के बल से मुझे अपनी हिरासत में ले लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। मैंने हजारों रईसों और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारी के काम की पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने इस धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। अब जो पंडित अलोपीदीन है वे मुंशी वशीधर का एहसान चुकाने के लिए आए हैं, मतलब उसको
ठीक ठीक बातें कर रहे हैं, ना उनको बदला लेने के कह रहे हैं बल्कि उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। वंशीधर ने अलोपीदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित, मतलब अभी भी उसके सामने झुके नहीं। समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना पर चेष्टा नहीं थी, वरन उन्हें अपने पिता की यह ठकुर सुहाती की बात ऐसा ऐसी प्रतीत हुई। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन में मैल मिट गई। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गौरव ने सब लज्जा के सामने सिर झुका दिया, शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे से मैं आपका दास हूं। आज्ञा होगी वह मेरे सिर पर, माथे पर। अलोपीदीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़े। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूं, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि न होगी, मतलब मैं कर ही दूंगा। एलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला, एक जो दस्तावेज है वो दिया और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए, और अपने हस्ताक्षर कर दी। मतलब जो पंडित अलोपीदीन है वे मुंशी वंशीधर को एक पद मतलब एक जॉब दे रहे हैं। मैं ब्राह्मण हूं, जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से नहीं हटूंगा। अब ये पंडित अलोपीदीन कह रहे हैं कि मैं नहीं जाने वाला जब तक आप मेरा यह पत्र स्वीकार नहीं करेंगे। मुंशी वशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों से आंसू भर आए। पंडित अलोपीदीन ने उसको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया। किसकी वजह से? उसकी ईमानदारी के बल पर, अच्छी आदतों के बल पर। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपकी उदारता की प्रशंसा करूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूं। अलोपीदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यो मैं आपका दास हूं। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि, न वह स्वभाव जो इस त्रुटियों को पूरी कर देता है। अभी भी जो मुंशी वशीधर है वे मना कर रहे कि मैं नहीं कर सकता इस काम को, मैं इस लायक नहीं हूं। ऐसे महान कार्य के लिए बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। अलोपीदीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्य कुशलता की। पंडित अलोपीदीन को मुंशी वशीधर को जॉब देनी है तो देनी ही है। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूं। अब सौभाग्य और सुअवसर से मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला वैमुरोवत उद्दंड कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। वंशीधर की आंखें डबडबा गई। हृदय में संकुचित पात्र में इतना एहसास न था, न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। अलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। आज हमारा नामक का दारोगा नामक भाग कवर हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। SRA क्लासेस।